तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र, इसमें 6th पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति। हर देश की जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें वहाँ के जो लोग हैं उनके राजनीतिक प्रणाली के प्रति जो मूल्य हैं, विश्वास हैं, दृष्टिकोण हैं, इन सबको सामूहिक रूप से राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। और राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश की जितनी सुदृढ़ होगी वहाँ की राजनीतिक प्रणाली उतनी ही स्थिर होगी। जैसे अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जो मनोवैज्ञानिक साझ है या मनोवैज्ञानिक जो लगाव है उनका, वो अपना राजनीतिक संस्कृति से ज़्यादा है, अधिक है, क्योंकि अमेरिका ही पहला देश है विश्व का जिसमें संविधान को लिखित रूप दिया गया था। तो ऐसे में वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो अपने आप में सुदृढ़ है और लगाव लोगों का अधिक है, तो प्रणाली भी स्थिर रहती है, राजनीतिक प्रणाली भी। इसी तरह से हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान 1300-1400 साल पुराना है, अलिखित है, फिर भी चल रहा है। क्यों? लोगों की मनोवैज्ञानिक साझ है। लोग मनोवैज्ञानिक रूप से उन सारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लगाव महसूस करते हैं उन रीति रिवाजों और परंपराओं से जिनके आधार पर शासन व्यवस्था को वहाँ संचालित किया जा रहा है। तो ये क्या है? वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति, उसके प्रति जब लोगों का इतना अधिक लगाव है, इसी वजह से ही वहाँ राजनीतिक प्रणाली भी स्थिर है और वहाँ जो संविधान है अलिखित होते हुए भी इतने लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो जितने भी ये उन्नत देश हैं, विकसित देश हैं, यहाँ राजनीतिक प्रणाली स्थिर हैं क्योंकि वहाँ राजनीतिक संस्कृति जो लोगों के मन में रची बसी हुई है, उसकी अच्छी पैठ है लोगों के मन में, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरे जो पिछड़े हुए देश हैं, एशियाई देश हैं, वहाँ लोगों का अपनी राजनीतिक संस्कृति के प्रति लगाव कम है। कुछ लोगों का लगाव है, कुछ लोगों का नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक व्यवस्था में रुचि रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। देशद्रोही गतिविधियां भी इन देशों में होती हैं। तो ऐसे में वहाँ जो राजनीतिक संस्कृति है वो जब कमज़ोर है तो राजनीतिक प्रणाली भी अस्थिर है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को, एक ही दिन का फर्क है। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद से जो संविधान है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है। 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र भी सही तरीके से कार्य कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, कभी लोकतंत्र आ रहा है, कभी सैन्य शासन आ रहा है। तो वहाँ के लोगों की जो राजनीतिक संस्कृति है वो कमज़ोर है, लगाव कमज़ोर है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। तो जो राजनीतिक प्रणाली है वो भी अस्थिर है, कभी लोकतंत्र, कभी सैन्य शासन, कभी लोकतंत्र, कभी सैन्य शासन, वहाँ ये अदला बदली चलती रहती है। तो राजनीतिक संस्कृति जितनी सुदृढ़ होगी, राजनीतिक प्रणाली उतनी स्थिर होगी। तो तुलनात्मक राजनीति का विचारक किसी भी देश की शासन प्रणाली का यदि अध्ययन करता है तो उसको उस देश की राजनीतिक संस्कृति को भी समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक समाजीकरण। ये दो शब्द हैं, राजनीतिक और समाजीकरण। पहले आपको समाजीकरण का अर्थ पता होना चाहिए, बेशक से इसमें लिखना नहीं है। अब बच्चा जब जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, उसके बाद वो समाज में व्यवहार करना सीखता है। कुछ व्यवहार वो अपने आप सीखता है, कुछ उसको सिखाए जाते हैं कि समाज में ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, किसी के घर जाना है तो कुछ मांगना नहीं है, एटिकेट्स दिखाने सिखाया जाता है ना सारा। तो ये क्या है, जब बच्चा समाज के प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है, थोड़े टाइम तक ही सिखाया जाता है। ये तो नहीं है कि उसको वो 20 साल का हो गया तो भी सिखाओगे कि दूसरे के घर में जाकर चीज़ नहीं मांगनी। जब वो सीख गया तो इसका अर्थ क्या है, उसने समाज के अनुरूप खुद को ढाल लिया, उसका समाजीकरण हो गया है। और यहाँ शब्द है राजनीतिक
समाजीकरण कि जो राजनीतिक संस्कृति है हर देश की अलग अलग है। हर देश के लोगों के राजनीतिक मूल्य, दृष्टिकोण, अभिवृत्तियां, विचार अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं दूसरों से भिन्न हैं। यही राजनीतिक संस्कृति जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है, सिखाई जाती है, तो उसको कहा जाता है राजनीतिक समाजीकरण। अब जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है, हम यही सुनते सुनते देखते देखते बड़े हुए हैं कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, उससे पहले बेशक हो जाए। चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब चीन में साम्यवादी व्यवस्था है। चीन में स्कूल में ही बच्चों को साम्यवाद के उद्देश्य और सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, ताकि और वो उनके दिमाग में सिर्फ पढ़ाए नहीं जाते, ठोस ठोस के भरे जाते हैं, ताकि वो बच्चा बड़ा होने के बाद साम्यवाद से अलग किसी और शासन व्यवस्था के बारे में सोचे बिना। उनको बार बार ये पढ़ाया जाता है कि साम्यवादी शासन प्रणाली में ही चीन की समृद्धि छिपी है, चीन का विकास छिपा है। अगर इसको छोड़ दिया तो चीन बर्बाद हो जाए। इतना ज़्यादा उनको उनके दिमाग में ठूसा जाता है ये। तो ये क्या है? राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण। ये हस्तांतरण कैसे होता है? परिवार के माध्यम से भी होता है। परिवार में भी बातें होती हैं, जब इलेक्शन होते हैं, बच्चे छोटे हैं, उनको उस वक्त बेशक से ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन वो सुनते तो हैं ना, ये सारे वोट देने जाएंगे, सुन रहे हैं कि यूँ माता पिता जो है वो बोल रहे हैं ना, वो अपनी जाति का है उसने देवांगे, या फिर ना ये उम्मीदवार योग्य है उसको देंगे। सुन रहा है वो, धीरे धीरे उसको वो अडॉप्ट भी करता जाएगा। जो देख रहा है, सुन रहा है, उसको भी अडॉप्ट करेगा। परिवार में, फिर स्कूल में आप देखते हो क्लास में मॉनिटर्स बनाए जाते हैं। वो क्या है? नेतृत्व। और जब मॉनिटर की आज्ञा का पालन सबको करना है, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? अनुशासन। टीचर की आज्ञा का पालन तो करना ही करना है, स्कूल के नियमों का पालन करना है, अनुशासन सिखाया जा रहा है। और अनुशासन किसी भी देश के लिए जरूरी है। लोगों का अनुशासन में जो बच्चे रहेंगे स्कूल में, वो जब समाज में भी अपने कार्य करेंगे तो वो सरकार के नियमों को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि अनुशासन को मानने की उनकी जो एक आदत सी बन चुकी है, उस आदत को वो नहीं छोड़ पाएंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित परिवार में सीखा, स्कूल में सीखा, फिर कॉलेज में। और जो बच्चे अपने दोस्तों में बैठते हैं, ज़्यादा देर वहाँ बात करते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, राजनीति की भी बातें होती हैं। माने औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से जो बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे राजनीतिक संस्कृति को अडॉप्ट करते जाते हैं, और धीरे धीरे उस राजनीतिक संस्कृति को अडॉप्ट करते करते वो बिल्कुल उसी के उसमें ढल जाते हैं कि यही व्यवस्था ठीक है, हमारे देश में ऐसा ही होता है। तो ये क्या है? उनका राजनीतिक समाजीकरण हो गया। राजनीतिक समाजीकरण हर समाज में होता है, हर देश में होता है। कहीं तीव्र हो सकता है, कहीं धीमा हो सकता है, लेकिन ये निरंतर चलती है प्रक्रिया, कभी बंद नहीं होती। और इसमें जो राजनीतिक समाजीकरण है, कई फैक्टर्स जो हैं, ये तो एजेंसीज थी, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, क्लब्स हो गए, समूह और संगठन हो गए, ये तो एजेंसीज हैं। इनके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। लेकिन जो राजनीतिक संस्कृति हस्तांतरित हो रही है, सारे उसको बराबर तो ग्रहण नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि का अंतर है, आर्थिक स्थिति का अंतर है, ज्ञान का अंतर है, शिक्षा का अंतर है, आयु का अंतर है, रुचि का अंतर है। अब किसी को पढ़ाया जाओ, उसकी रुचि नहीं है तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। और जिसकी थोड़ी सी भी रुचि है, वो 2 लाइन सुन के 20 लाइन लिख लेगा, उसको अपने शब्दों में एक ऐसे बना देगा। बात तो रुचि की है, मानसिक स्तर की है, आयु वर्ग की है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जो पढ़ा लिखा है उसको राजनीतिक व्यवस्था की समझ ज़्यादा होगी और जल्दी से वो समझेगा।
उसे पता है कि देश के सामने क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान मौजूदा जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है वो उन चुनौतियों का सामना कर सकती है या नहीं कर सकती, उसमें सक्षम है या नहीं है। तो इस तरीके से जो राजनीतिक संस्कृति है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स भी कई हैं। किसी को राजनीतिक संस्कृति की समझ ज़्यादा है और किसी को कम है। तो जिसकी समझ ज़्यादा है उसको लगाव भी ज़्यादा होगा, जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये होती क्या है तो फिर उसका लगाव भी उतना नहीं होगा, माने उसका राजनीतिक समाजीकरण भी धीमा होगा। आप देखते हो हरियाणा में जब इलेक्शन होते हैं तो गांव में पूरा उत्सव वाला माहौल होता है ना। यूथ सारी जगह जगह कढ़ाइयाँ चढ़ रही हैं, खूब खाने पीने का भी बना रहा है और इलेक्शन वाले दिन को उत्सव की तरह पूरे जोश में युवा वर्ग जो है हरियाणा में भाग लेता है, गांव में खास तौर से। शहरों में इतना ज़्यादा जोश नहीं देखने को मिलता। तो ये क्या है, राजनीतिक संस्कृति का हस्तांतरण तो हो ही रहा है, समाजीकरण तो उनका हो ही रहा है, लेकिन जो परिवेश है उससे प्रभावित होकर वो देख रही है सब जा रहे हैं मतदान के लिए, सब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, चलो वो भी शामिल हो जाते हैं, उनकी रुचि डेवलप हो जाती है। जिस बात को बार बार सुनते हैं तो उनकी रुचि भी उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया है किस समाज में किस तरीके से चलती हैं, तुलनात्मक राजनीति के विचारक को इसका अध्ययन करना भी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें